मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाईवे बेसिक्स बाय मंजित। सो आज का हमारा टॉपिक है जो हमारे ईपीसी और हैम बोर्ड डीबीएफ ओटी बीओटी ये जो सारे मोड्स हैं उसमें से कौन सा मोड बेस्ट है और कौन से मोड का क्या पर्पस है उस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे ईपीसी मोड से। ठीक है, ईपीसी की फुल फॉर्म सबसे पहले पूछी जाती है, जो कि जनरली इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, वो है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो अब इसका मतलब क्या वो भी जान लेते हैं। जो ईपीसी प्रोजेक्ट है ना, इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हाईवे कंस्ट्रक्शन के, उसमें लास्ट में ना ये लिखा होता है कि इन द ईपीसी मोड, ऐसा कुछ करके लास्ट में लिखा होता है। तो ईपीसी मोड क्या है उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। जो ईपीसी मोड है ना, उसमें क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट है ना, वो उस प्रोजेक्ट को पूरे को फंड कौन करेगी, गवर्नमेंट फंड करेगी, और कॉन्ट्रैक्टर का बस यही काम होगा कि वो अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करे और अपनी पेमेंट ले। मान लीजिए उसमें कुछ माइलस्टोन रख दिए, जैसे 5 माइलस्टोन रख दिए कि आपने इतना काम किया तो आपकी इतनी पेमेंट, इतनी काम किया तो इतनी पेमेंट, ऐसे करके। तो अब इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। भाई ईपीसी वाले में क्या है, इंजीनियरिंग भी आपकी आपकी होगी। ठीक है, प्रोक्योरमेंट जो भी मटेरियल वगैरह लाना है वो भी आपको खुद ही लाना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन जो है वो भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें जो है ईपीसी मोड में फंडिंग जो होगी सारी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, यानी कि आपको पूरा पैसा गवर्नमेंट से आप काम करोगे तो मिल जाएगा, उसके बाद में फिर उसका टोल कलेक्शन भी गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, और भाई अब उस पर ट्रैफिक आए ना आए उस रोड पे, वो भी गवर्नमेंट का ही है रिस्क उस पे। ठीक है, और जो भी मेंटेनेंस के लिए प्रोजेक्ट होगा तो वो भी हमारा गवर्नमेंट ही देखेगी। बट कब? आफ्टर डीएलपी। डीएलपी मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि डीएलपी हमारा डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में होता है। ठीक है, ऐसे ही अब ये बात आती है ईपीसी रोड हम कहाँ पे मोड कहाँ पे यूज़ करते हैं। भाई ईपीसी मोड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, बॉर्डर एरियाज होते हैं। ठीक है, कोई ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो मतलब जो सोशली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पे जहाँ पे टोल के चांसेस कम हो, हमें ट्रैफिक सर्वे के बाद पता लगे कि यहाँ पे टोल कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जो आप मान लीजिए एक 50 किलोमीटर का बॉर्डर पे हाईवे है, वहाँ पे काफ़ी कम पीसीयू पर डे है, जैसे कि 8,000 to 10,000, है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है, ऐसे केसेस में ये हो जाता है कि जो अपना प्रोजेक्ट है ना, अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि इसमें मतलब जो है ट्रैफिक कम है, तो ट्रैफिक कम है तो मतलब ये होगा कि भाई वहाँ पे ना रिस्क ज़्यादा होंगे कि भाई आपका टोल कलेक्ट होके पता नहीं कंस्ट्रक्शन के पैसे आप पूरे मिल पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कितने टाइम बाद मिल पाएंगे। इसलिए कोई उसको बाकी मोड्स में नहीं लेना चाहता। तो ऐसे जब जब गवर्नमेंट को ये फील हो जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट में ट्रैफिक कम है और रिस्क ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसको ईपीसी मोड पे लॉन्च करती है उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, ईपीसी इज चूजन व्हेन रोड इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक और स्ट्रेटेजिक रीजन, नॉट रेवेन्यू। ठीक है, ये उसको पैसे के लिए नहीं बना रहे, इसको स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से या पब्लिक के लिए बना रहे कि बिकॉज इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। अब रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क प्राइवेट पार्टीज नहीं उठाती, वो सारा रिस्क गवर्नमेंट उठाती है। फिर सेकंड आता है बोट मॉडल, बिल्ड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। अब बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र में क्या है, इसमें क्या है कि सारा जो भी पैसा है वो प्राइवेट डेवलपर लगा रहा है, जो जिसे हम कहते हैं कंसेशनर। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर और कंसेशनर दोनों अलग अलग चीज़ है। कॉन्ट्रैक्टर वो है जो रिस्क टेकर नहीं है, बट जो प्राइवेट डेवलपर है वो रिस्क टेकर है। ठीक है, उसको अपना पूरा पैसा लगाना पड़ता है और फिर काम करना पड़ता है, और वही पैसा उसको टोल के थ्रू कलेक्ट करना होता है, ऑपरेशन मेंटेनेंस करके हाईवे का। ठीक है, तो इस वाले मोड में क्या है कि सारा पैसा फंडिंग कौन कर रहा है, प्राइवेट डेवलपर कर रहा है। कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, प्राइवेट डेवलपर कर रहा है।
टोल भी वही कलेक्ट करेगा। क्यों कलेक्ट करेगा? क्योंकि उसने जो पैसा लगाया उस वो धीरे धीरे कुछ सालों में उस पैसे को वापस कलेक्ट करके अपना अपना वो करेगा, फुलफिल करेगा जो भी उसका था टोटल। जैसे कि उसने स्टार्टिंग में एक अमाउंट लगाया है 1,000 करोड़ रुपए, प्लस में उसका इंश्योरेंस हो गया, मतलब सॉरी इंश्योरेंस कह रहे हैं, प्लस में उसका कुछ इंटरेस्ट हो गया। तो 1,000 करोड़ था, कुछ इंटरेस्ट उसका होके ऑलमोस्ट मान लीजिए उसका 10 साल बाद उसका टोटल हुआ वो 1,200-1,300 करोड़ का बन गया प्रोजेक्ट, या 1,400 करोड़ का हो गया। तो उसको वो टोटल 1,400 करोड़ टोल से कलेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके उसको वो फ़ायदा होगा। बट अब इस केस में क्या है, इस केस में सब यही इसकी तरफ ही सोचते हैं कि हमारा ट्रैफिक हाई रहेगा तो ही हम मतलब इस प्रोजेक्ट को बीओटी मोड में लाएंगे। तो गवर्नमेंट भी इसको थोड़ा ध्यान में रखती है। जिस मान लीजिए आपका कोई नया हाईवे बनना है, वहाँ पे आपको पता है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो है गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को एज अ बीओटी मोड लॉन्च करती है। ठीक है। अब इसमें जनरली कंसेशन पीरियड 20 से 30 साल रहता है, ताकि वो अपना जो भी टोल है वो कलेक्ट करके अपना जो भी सारा पैसा है वापस निकाल ले वहाँ से। ठीक है। अब बोट व्हेन बोट इज सुटेबल, जब हैवी ट्रैफिक होगा, अर्बन बाईपासेस होंगे, रिंग रोड होंगे, एक्सप्रेस वे होंगे। ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अब क्योंकि अगर ट्रैफिक प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए और ऊपर नीचे हुआ तो वहाँ पे रिस्क की वो आ जाएगी, और इसलिए उस प्रोजेक्ट पे कोई हाथ नहीं डालेगा। ठीक है। अब इसका क्या है एग्जाम्पल, सिटी बाईपास विद 60,000 प्लस पीसीयू पर डे। अब यहाँ पे पीसीयू पर डे ज़्यादा हो रहा है, हाई हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे बोट प्रोजेक्ट फिजिबल है। अब बोट फेल्ड क्यों होता है? क्योंकि ना क्या है कि लोग ना ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं ट्रैफिक को। लैंड एक्विजिशन में डिले आती है, लैंड एक्विजिशन में डिले आएगी तो सीओडी नहीं होगा, सीओडी नहीं होगा, जितनी लेट सीओडी होगा उतने आपके चांसेस घटेंगे कि आप उतना ही कम टोल कलेक्ट कर पाएंगे। ये सारे फंडे रहते हैं, बैंक एनपीएस का इशू रहता है। ठीक है। अब क्या है बोर्ड, अब क्या है की पॉइंट अपना, बोट जो है वो फेल्ड होता है कि बोट इसलिए फेल होता है क्योंकि हम बाकी चीज़ों को गलतली एस्टिमेट कर लेते हैं। अदरवाइज़ तो ये मतलब जो मोड है ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे कंसेशनर और काफ़ी सारे इंडिया में प्रोजेक्ट्स है जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल चल रहे हैं इस मोड के थ्रू। ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब है प्रोजेक्ट, मतलब बीओटी मोड काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मोड है उनके कंसेशनर्स के लिए जिन जो अच्छा पैसा लगाने के लिए रेडी हैं हाईवे प्रोजेक्ट्स में। ठीक है। फिर आता है हमारा है मोड। है मोड क्या है? ये है हाइब्रिड एन्युटी मोड। ठीक है। इसमें क्या है कि अब देखिए दो मैंने अभी तक आपको मोड पढ़ाए, कौन सा? ईपीसी और बोट। अब ईपीसी में क्या था, सारा पैसा गवर्नमेंट लगा रही थी और कॉन्ट्रैक्टर का कोई रिस्क नहीं था। और जो हमारा बोट था, बोट में क्या था, जो सारा पैसा वो कंसेशनर लगा रहा है, गवर्नमेंट अपना कोई रिस्क ही नहीं उठाना चाह रही उसमें। पर अब इसमें दिक्कत क्या थी, इन दोनों केसेस में ना एक एक को किसी में, एक को किसी में नुकसान हो रहा था। एक में ईपीसी वाले में गवर्नमेंट को नुकसान था। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर काम कर कर के भाग जाएगा और उसका मतलब डीएलपी पीरियड ही वो सर्व करेगा। उसके बाद अगर कोई टूट फूट होती है तो उसमें सारा देखभाल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। तो ये इशू जनरली आ रहा था ईपीसी मोड में। और हैम मोड और बोट मोड में क्या आ रहा था, बोट मोड में ये आ रहा था कि सारा प्रेशर कंसेशनर पे चला जा रहा था, उसे सारा पैसा खुद से लगाना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो रही थी उसके सामने। तो तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक काम करते हैं, ना सारा रिस्क आप लो ना सारा रिस्क हम लेंगे, जैसे भी होगा हम देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हैम मोड को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी फुल फॉर्म है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ठीक है। इसमें क्या करा इन्होंने, कहा कि एक काम करते हैं, 2 साल का जनरली कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है, दैट इज 730 डेज। हम क्या करेंगे, आपको ना 40% पैसा ना ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में दे देंगे, गवर्नमेंट कहती है। ठीक है। और बाकी का जो 60% है वो डेवलपर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इट मीन्स कंसेशनर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इस केस में टोल जो है गवर्नमेंट ही कलेक्ट करेगी, बट जो गवर्नमेंट है वो ये क्या करेगी, उसकी एक फिक्स एन्युटी और प्लस में इंटरेस्ट उसका बांध देगी। किसका? कंसेशनर का, कि उसको ना एक ना हर
हर साल या हर 6 महीने में कुछ ना कुछ एक प्रॉपर एक अमाउंट मिलेगा, जो कि उसने 60% जो पैसा लगाया ताकि वो उसका उसको उस एन्युटी को वो जो बैंक को है उसको वापस से रीपे कर सके। तो उसके लिए जो भी टोल कलेक्ट करके गवर्नमेंट उसको कुछ एक एन्युटी देगी इंटरेस्ट के साथ में, ताकि वो अपना पैसा बैंक लोन रीपे कर सके। और ये जनरली हमारा 15 ईयर्स का इसका कंसेशन पीरियड रहता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ट्रैफिक ट्रैफिक रिस्क तो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि टोल बनेगा, टोल बनने के बाद गवर्नमेंट ही तो ऑपरेट करेगी उसको। कंस्ट्रक्शन रिस्क इसमें सारा डेवलपर का है, मेंटेनेंस भी सारा डेवलपर का ही है। ठीक है। और अब हैम मोड उस केस में बेस्ट है जहाँ पे मीडियन ट्रैफिक हो हाईवे पे। ठीक है। और जहाँ पे ट्रैफिक अनसर्टेन हो, मान लीजिए आपको आइडिया नहीं लग पा रहा हाई जाएगा या लो जाएगा, तो उस केस में हम हैम को प्रेफर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में क्या, हैम बैलेंस कर देता है रिस्क को और इंश्योर करता है कि टाइमली एग्जीक्यूशन हो पाए। ठीक है। फिर आता है हमारा DBFOT। DBFOT ऑलमोस्ट जो है सेम है किससे, BOT से। ठीक है। क्यों? बस इसमें एक दो चीज़ें ऐड हो गई है, डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफ़र। ये है एडवांस फॉर्म है BOT की। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको डिटेल डिज़ाइन भी खुद ही करना पड़ता है। डिटेल डिज़ाइन भी प्राइवेट डेवलपर करेगा, फंडिंग भी प्राइवेट डेवलपर, टोल भी प्राइवेट डेवलपर, और ट्रैफिक रिस्क भी प्राइवेट डेवलपर के ही स्कोप में रहता है यहाँ पे। अब इसको हम एनकरेज क्यों कर रहे थे, मतलब इसको जनरली इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहे थे क्योंकि ना ये थोड़ा इनोवेटिव है और डिलीवरी इससे प्रोजेक्ट की फास्ट होती है। क्योंकि सबको सारी चीज़ें कंसेशनर के हाथ में है, तो वो भी यही सोच के काम करेगा कि जितनी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा उतनी जल्दी हमारे प्रोजेक्ट पे टोल स्टार्ट होगा और बाकी चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो उस लिए यहाँ पे ना फास्ट बना देता है सारे प्रोसेस को। ठीक है। और उसके बाद में फिर ये हाई वैल्यू कॉरिडोर्स के लिए है। ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलपर की ही है, तो ये इसलिए थोड़ा मतलब बस थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज ये सेम है BOT के। अब आता है सबसे अलग जो है हमारा बूट बूट मॉडल, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अब ये क्या है, अब इसमें क्या इशू है, ये जो मॉडल है इसमें जो है कि अपना जो भी बिल्डर है या डेवलपर है वो क्या करेगा, पहले तो रोड को बनाएगा, है ना। वो रोड को बनाएगा, फिर कंसेशन पीरियड जितना भी होगा 20 या 30 साल, वो उस रोड एसेट को अपने ओन करेगा, उसको मतलब उसको अपने पास रखेगा, वो गवर्नमेंट को नहीं देगा। ठीक है। उसको ऑपरेट करेगा, टोल कलेक्ट करेगा, और उसके बाद में ट्रांसफ़र करेगा ओनरशिप किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है। बट ये रेयर क्यों है ये मॉडल, ये मॉडल इसलिए लेयर है मतलब सॉरी रेयर है क्योंकि इसमें क्या है कि ओनरशिप का इशू है। मान लीजिए वहाँ पे गवर्नमेंट अपना हक जमाएगी और आप कहेंगे ये तो बूट मॉडल पे है, हम इस एसेट को तो हम ओन करते हैं, तो वो सबका इशू है। ठीक है। उसके बाद टोल कलेक्शन का भी काफ़ी है कि एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ इसका। अभी हमारा ना दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे करके DND करके एक रोड है, वो भी बूट मॉडल पे ही बेस्ड है। बट अब उसमें इशू क्या है कि उसमें क्या है कि टाइम से पहले उन्होंने काफ़ी सारा टोल कलेक्ट कर लिया उस रोड पे, ट्रैफिक काफ़ी हैवी था। ठीक है। अब उनका कुछ ये है कि अभी वो प्रोजेक्ट को ओन कर रहे हैं, जो है एक कंपनी है NTPCL करके जो SPV है, वो ओन कर रही है किसको, उसको जो जो प्रोजेक्ट है उसे। बट क्या है कि वहाँ पे कुछ लीगल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कुछ और रिस्क वगैरह आ जाते हैं, तो इस बेसिस पे क्या है कि इसको जो है मॉडल को हम बहुत ही कम रेयरली यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे क्या है, टाइम से पहले उनका टोल कलेक्ट हो गया बट उसके बेसिस पे उनका केस चल रहा है जो है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि भाई उनको उनको उसकी ओनरशिप प्रॉपरली मिले और वो दोबारा से उस पर टोल कलेक्ट कर पाए। वो कह रहे हैं कि टोल कलेक्ट करना पड़ेगा हमें और भाई मेंटेन करना पड़ेगा इस रोड को, तो इसलिए हमें ये पैसा यहाँ से चाहिए। ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बूट जो है वो ओनरशिप देता है किसको, गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर को, जो कि सेंसिटिव है हाईवे के केस में। ठीक है। तो यही थे आज के हमारे पांचों मॉडल। और मेरा ये मॉडल पढ़ाने का मेन जो था
वो ये था कि आप लोग थोड़ा इन मॉडल्स को डीपली समझ पाओ, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बार मैंने जब इंटरव्यू लिया है काफ़ी सीनियर सीनियर लोगों का, वो लोग भी प्रॉपरली जो ये मोड्स हैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। सो मेन पर्पज़ यही था कि आप लोग इस ये भी सारे मोड्स के बारे में कोई भी आपसे पूछे तो आप एक्सप्लेन कर पाओ, और ये आपकी कुछ इंटरव्यू में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो अब आते एक बेसिक कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है। ईपीसी, हैम, बोट, डीबीएफओटी और बूट, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट फंडिंग ईपीसी में तो 100% गवर्नमेंट कर रही है, हैम में 40, बीओटी और बूट में 0% कर रही है। ट्रैफिक रिस्क क्या है कि गवर्नमेंट का ही है ईपीसी में और हैम में, बोट और बूट में अपना कंसेशनर का है, ठीक है। टोल कलेक्शन में क्या है, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट करेगी टोल कलेक्शन ईपीसी में, हैम में भी गवर्नमेंट करेगी, बोट में प्राइवेट करेगी और बूट में भी प्राइवेट करेगी। प्राइवेट रिस्क किस में, ईपीसी में तो कम है, ठीक है। और जो हमारा हैम है उसमें मीडियम है, बोट में काफ़ी हाई है और बूट में वेरी हाई है। अब यूज़ कौन सा कर रहे हैं जनरली, हम आजकल यूज़ कर रहे हैं जनरली हैम, ठीक है। और बूट तो वेरी रेयर है, बूट तो आपको मुश्किल से कुछ ही प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंडिया में जो बूट मॉडल पे हुए, अदरवाइज सभी ही ईपीसी और हैम फिर होते हैं मोस्टली, ठीक है। आजकल ईपीसी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अ, अब हम एक थंब रूल याद रख लेते हैं। अब जब हमारा काफ़ी लो ट्रैफिक रहता है तो हम ईपीसी को चूज़ करते हैं, मीडियम ट्रैफिक रहता है तो हैम को चूज़ करते हैं, बहुत ही हाई ट्रैफिक रहता है और रेवेन्यू जनरेटिंग अगर लगता है प्रोजेक्ट तो हम उसको बोट मोड पे ही दे देते हैं। और बूट तो है वो रेयरली है, उसको बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम जो है हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। आज आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। मुझे लगता है कि जितनी स्पीड से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो काफ़ी और ग्रो कर पाऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू, ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।